बालाघाट के बूढ़ी इलाके में पिछले एक हफ्ते से एक ऐसी जंग चल रही है जहां एक तरफ सत्ता और शराब का मोटा पैसा है तो दूसरी तरफ अपने घर और बच्चों का भविष्य बचाने उतरी बेबस लेकिन बुलंद हौसले वाली महिलाएं। 40 साल से जमी इस शराब दुकान को उखाड़ने के लिए महिलाएं डटी हुई है। उन्हें डराया गया, लालच दिया गया और बीती रात तो हद ही हो गई जब आबकारी अमले और ठेकेदार ने महिलाओं को दबाने की कोशिश की और अंत में पुलिस की बंदूकों के साए में शराब बेची गई। 50 साल पुरानी दुकान है, परंपरागत दुकान आती है। शासन की दुनिया में जो दुकान मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, शासन की दुनिया में जो दुकान अगर परंपरागत नहीं आती है तो वो उसको नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं हटा जाएगा। दुकान नहीं होता। 50 साल चली आई, 50 साल चले गई, कहीं मर गए। नहीं कुछ नहीं होता। अभी बड़े दुकान नहीं है, शासन की दुकान है। परिवर्तन आ रहा है सर। 50 साल में लोग रिटायर हो जाता है। ये चीखें उन माओं की है जिनके बेटे नशे की गर्त में खो गए, उन पत्नियों की है जिनके सुहाग को शराब निगल गई। बूढ़ी के रहवासी इलाके में 40 सालों से संचालित यह शराब दुकान किसी नासूर से कम नहीं है। हर शाम यहाँ गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि नशेड़ियों की गालियाँ गूंजती है। इसी कलह और पारिवारिक हिंसा से तंग आकर यहाँ की मातृ शक्ति ने मोर्चा खोला है। विधायक अनुभा के समर्थन ने इनकी हिम्मत को दोगुनी कर दी है, लेकिन विरोध की इस आग को बुझाने के लिए शराब ठेकेदार ने साम दाम दंड भेद का घिनौना खेल शुरू कर दिया है। इसको जलाना पड़ेगा, जला देंगे यहाँ पर, भट्टी हटा के छोड़ेंगे। सर आप लोग क्या चाहते हो कि हम यहाँ पे ही रहें? हमारे कहने से नहीं होता, आपके कहने से हमारे कहने से नहीं होता। बीती रात बूढ़ी ने खाकी और ठेकेदारी का वो गठबंधन देखा जो शर्मसार करने वाला था। घाटे से बौखलाया ठेकेदार और आबकारी अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचा। महिलाओं को पहले पैसों का प्रलोभन भी दिया गया, फिर धमकियों से डराने की कोशिश हुई। जब महिलाओं का ईमान और इरादा नहीं डिगा तो प्रशासन ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। शर्मनाक मंजर तब दिखा जब पुलिस के कड़े पहरे में शराब की बोतलें बेची गई। सवाल यह है कि जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है वो ठेकेदार के मुनाफे की चौकीदारी क्यों कर रही है। बीती रात हुई झड़प ने साफ कर दिया है कि शराब ठेकेदार अब सीधे जनता से टकराने पर उतारू है। प्रशासन और पुलिस के पहरे में शराब बिकवाकर शायद ठेकेदार चंद रुपये कमा ले, लेकिन वो इन महिलाओं के संकल्प को नहीं तोड़ पाएगा। बूढ़ी की महिलाएं आज भी डटी है और कल भी डटी रहेगी। बीजीटी मीडिया इस आंदोलन की हर पल की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। देखना होगा कि मुख्यमंत्री के किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच बालाघाट का प्रशासन कब तक शराब ठेकेदारों की ढाल बना रहता है। शासन ने बोली पेपर में दे दिया कि भट्टी हटने वाली है, अभी तक क्यों नहीं हटी सर? महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब बालाघाट की गलियों तक पहुंच गई है। भाजपा सांसद भारती पारधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर सीधा हमला बोला। सांसद ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा 2029 से ही आरक्षण लागू करने की थी, लेकिन विपक्ष ने लोकसभा में अड़ंगा डालकर इसे गिरा दिया। सांसद ने तर्क दिया कि बालाघाट सिवनी जैसी विशाल लोकसभा का भ्रमण एक सांसद के लिए 5 साल में नामुमकिन है, इसीलिए परिसीमन बेहद जरूरी है ताकि क्षेत्र छोटा हो और विकास हर गांव तक पहुंचे। जो 50% महिलाओं को आरक्षण की बात सरकारें करते आई 33%, वो हम पास कर लेंगे, लेकिन विगत दिनों आपने देखा लोकसभा के त्रिदिवसीय सत्र में सरकार ने इस बिल को लाया और विपक्षी दलों ने एक सिरे से इसको गिराने का प्रयास किया और गिराया भी। वोटिंग हुई, वोटिंग में हमको बहुमत नहीं मिलने पाती, 2/3 बहुमत नहीं मिलने के कारण हम इस बिल को पास नहीं कर पाए। जैसे आप जानते हैं ये बिल कोई नया बिल नहीं था। आदरणीय देवगौड़ा जी की सरकार में भी ये बिल आया था, उसके बाद अटल जी की सरकार आई, अटल जी की सरकार में भी इस बिल को लाया गया, उसके बाद मनमोहन जी की सरकार आई, तब भी यह बिल आया और आज
यह फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बिल को लाया। चूँकि 33% आरक्षण का बिल तो पास हो चुका था, लेकिन हमारी सरकार का जो मत था कि हम इसको परिसीमन के साथ में, और परिसीमन के साथ इसीलिए चाहते थे क्योंकि आपने देखा, यदि अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो बालाघाट और सिवनी लोकसभा जो हमारी है ये 8 विधानसभाओं में विभाजित है। कोई भी सांसद अपने लोकसभा का भ्रमण नहीं कर पाता। सबको अपेक्षा रहती है कि हमने अपने सांसद को चुना है, हमने अपने सांसद हमारे गांव में आए, हमारे गांव में विकास कार्य करवाए, जो वो विधायक से तुलना करते हैं और उनको लगता है कि जब विधायक अपने काम इतने करा सकता है तो सांसद भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो अपने क्षेत्र का संपूर्ण 5 साल में दौरा कर सके और प्रत्येक गांव में जाकर कुछ न कुछ विकास कार्य कर सके। प्रवक्ता निशान बिसेन ने दक्षिण भारत के राज्यों में सीटों के घटने के डर को बेबुनियाद बताया। उन्होंने आंकड़ों के जरिए समझाया कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सीटें कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। वही सांसद भारती के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट किया था कि सरकार की नीयत किसी क्षेत्र को प्रभावित करने की नहीं बल्कि बिल को हर हाल में पास करने की है। सबसे पहली बात तो विपक्ष ने इस बिल के गिरने पर जश्न मनाया, खुशी जाहिर की, जय घोष किया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, एक बात। दूसरी बात, साउथ और हमारे उत्तर के बीच में एक विभेद करने की कोशिश की जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी भर्त्सना करती है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने दे देता हूँ। साउथ के अगर आप 5 राज्य ले लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, इन 5 राज्यों में 129 लोकसभा सीटें हैं। 543 में से 129 यानी 23.76% लोकसभा सीटें इन 5 राज्यों के पास है। अगर हमारी लोकसभा की सीटें 816 हो जाती हैं तो यहाँ पर सीटें बढ़कर हो जाएंगी 195 यानी 23.90%, यानी परसेंटेज में इजाफा ही होगा। तमिलनाडु में 39 से 59 सीटें हो जाएंगी, कर्नाटक में 28 से 42, आंध्र प्रदेश में 25 से 38, तेलंगाना में 17 से 26 और केरलम में 20 से 30। 2030 में पास किया गया ये विरोध इस बिल का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। विपक्ष को लग रहा था कि अभी इसमें वक्त है, लेकिन हमारी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की इच्छा शक्ति थी कि इसे परिसीमन के साथ 2029 में ही लागू कर दिया जाए। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने कड़े सवाल दागे तो मंजर कुछ और ही था। जब सांसद से पूछा गया कि सरकार ने अब तक जनगणना क्यों नहीं कराई, आरक्षण बिल में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान क्यों नहीं, तो इसका कोई सटीक और प्रमाणिक जवाब सांसद ने नहीं दिया। इन तकनीकी और नीतिगत सवालों के जवाब में सांसद ने सरकार के अन्य कार्यों जैसे राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने को आगे कर दिया। जो पूर्वोत्तर के राज्य है, दक्षिण के राज्य है, उनको वेटेज का कोई प्रावधान नहीं था परिसीमन में। ऐसी स्थिति में बिल को कैसे, जैसे आप कह रहे हैं कि 14 से हमारी सरकार है और हमने क्यों नहीं बताया, आप जैसे कह रहे हैं कि 14 से हमारी सरकार है और हमने अचानक ऐसी हड़बड़ी क्यों की, लेकिन आप यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखें तो 14 से जब से हमारी सरकार है, इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हर काम एक साथ नहीं होता। यदि अगर आप पीछे पलट कर देखें तो आप खुद ही पूछें कि जो निर्णय इस सरकार ने लिए अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। चाहे वो राम मंदिर ले लो, ट्रिपल तलाक ले लो, धारा 300, कितने ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं। तो हर काम का एक समय होता है, धीरे धीरे ही एक एक चीज़ होती है, एक साथ तो पूरे निर्णय होते नहीं। ये पहली सरकार देश में ऐसी है जिसने एक असंभव को संभव करने का काम किया है और बड़े बड़े निर्णय इस सरकार ने लिए। उसी में से एक निर्णय, ये एक अहम निर्णय था जिसको कांग्रेस की सरकार ने गिरा दिया। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर का निर्माण देश की रुकी हुई जनगणना का विकल्प हो सकता है। सांसद ने भू अर्जन मुआवजे को 2% से बढ़ाकर 4% करने के निर्णय को भी ऐतिहासिक बताया। कुल मिलाकर सांसद भारती पारधी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान तो जमकर किया, लेकिन जनगणना और आरक्षण के क्रियान्वयन जैसे बुनियादी सवालों पर पार्टी का वही पुराना डिफेंसिव स्टैंड नजर आया। विपक्ष को महिला विरोधी बताने वाली भाजपा क्या खुद को जनगणना और ओबीसी आरक्षण के सवालों से बचा पाएगी, यह देखना अभी बाकी है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से शुरू हुआ चल चरखा अभियान अब बालाघाट की धरा पर अपनी 16वीं शाखा लेकर पहुंच चुका है। हमारी प्राचीन हस्तकला और हथकरघा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से महावीर भवन में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ है।
श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान और स्थानीय दिगंबर जैन पंचायत के सहयोग से आयोजित इस शिविर में जबलपुर के प्रतिभा मंडल से आई ब्रह्मचारिणी बहनों ने महिलाओं को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। हाथ में एक कला लेके आए और उस कला के माध्यम से वो अपना रोजगार कर सके, उसे घर घर जा कर के झाड़ू पोछा ना करना पड़े और वो अपने स्वावलंबी बन सके। और जैसे अगर वो यहाँ सीखती है, अगर वो कहीं और भी जाएगी तो वहाँ भी वो ये कार्य कर सकती है। हम लोग ट्रेनर्स भी रेडी करने वाले हैं। यदि यहाँ पे कोई महिला बहुत अच्छा काम करती है तो वो एक ट्रेनर के रूप में हमें आगे सहयोग कर सकती है, उसके यहाँ भी वो अन्य केंद्रों को खोल सकती है। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरह की महिलाएं यहाँ काम कर सकती हैं। आज हम देखते हैं आज के मशीनरी युग में हाथ की कलाएं या हाथ का काम बहुत पीछे हो गया है, जिस कारण से रोजगार छिन गया है लोगों का। तो ऐसे हम जब देखते हैं या आचार्य भगवान ने जो देखा कि जगह जगह पे इतनी रोजगार की कमी हो गई है, इस कारण से ये चीज़ें फिर से वापस आएँ, इसलिए हम लोग ने ये प्रकल्प गुरु जी की आज्ञा से ये प्रकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास। यहाँ पर न केवल हथकरघा वस्त्रों की महत्ता बताई जा रही है, बल्कि उन पर हाथ से की जाने वाली बारीक नक्काशी और हस्तकला का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मतलब तिलवारा में एक घुनसौर गांव है छोटा सा, वहीं से आई हूँ। तो वहाँ पे मेरी बहन भी काम करती थी 1 साल पहले से, तो उसके ज़रिए मैं वहाँ तक गई, मतलब चरखे में। तो वहाँ पे मुझे आरी का काम मिला। जब से मतलब मैं आरी का काम कर रही हूँ तो मैं अपना घर भी अच्छे से देख पा रही हूँ। मतलब पापा उतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं, मतलब घर का हम लोग 4 बहन और 1 भाई है और मम्मी पापा, तो उनका भी नहीं हो पाता है। मतलब एक जन कैसे कर सकता है, तो इसीलिए मैं और मेरी बहन करती है और अभी मेरे से छोटी बहन है, वो भी करने लगी है ये वाला काम। 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। दिगंबर पंचायत के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन और सचिव अजय जैन ने अपील की है कि अधिक से अधिक महिलाएं इस पुरातन कला से जुड़कर अपनी संस्कृति को बचाए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। इस मौके पर जैन समाज के तमाम पदाधिकारी और मातृशक्ति मौजूद रही। बहुत ही बेहतरीन वर्क देखने को मिलता है और जो महिलाएं यहाँ प्रशिक्षित होंगी वो आत्मनिर्भर बनेंगी एवं अपने जीवन में आजीविका का उनके लिए एक बढ़िया साधन हो जाएगा। और हम भविष्य में बिरसोला में एक ज़मीन खरीदें, वहाँ पे भी चरखा का प्रोग्राम शुरू करने। अपील की जा रही है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ें और स्वावलंबी बने और अपनी आजीविका का उपार्जन वे इस माध्यम से कर सकते हैं। एक सुरक्षित और पारिवारिक वातावरण में वे अपनी आजीविका उपार्जन कर सकते हैं।